क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? क्या ये अस्थमा के संकेत हैं? क्या आपने अस्थमा के लिए कोई दवा ली है? क्या आप हमेशा पफ यूज करते हैं यानी पंप यूज करते हैं? क्या आप स्टीरॉयड दवा ले लेके थक चुके हैं और आप अस्थमा का इलाज ढूंढ रहे हैं? आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में अचानक से दिक्कत होना और थकान महसूस होना साथ में, ये कई सारे ऐसे संकेत होते हैं जो अस्थमा के होते हैं। आखिर अस्थमा से कैसे किसी की जान जा सकती है और अस्थमा के अंदर ऐसा क्या होता है? आखिर अस्थमा में होता क्या है? इसमें हमारे फेफड़ों की नलियां, एयरवीज पतली हो जाते हैं, उनमें सूजन आती है, कफ जम जाता है और मसल्स टाइट हो जाते हैं। जब किसी एरिया को कम कर दिया जाएगा, यानी फेफड़ों के अंदर जो पाइप डला हुआ है उसमें अगर म्यूकस जम जाएगा, उसमें अगर सूजन आ जाएगा तो हवा आने जाने में दिक्कत पैदा होगी। ऐसी कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा अचानक कभी नहीं होता, इसके ट्रिगर्स होते हैं। कुछ ऐसे ट्रिगर्स जिनकी वजह से अचानक से संपर्क में आने से अस्थमा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। सबसे पहला ट्रिगर डस्ट, यानी कि अगर डस्ट आपके आसपास है या फिर जैसे ही आप डस्ट के संपर्क में जाएंगे तो आपको हमेशा इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉल्यूशन, अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं रहता है और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है तब भी इस तरह की दिक्कत होगी। तीसरा स्मोक, यानी कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि सर मैं सिगरेट बीड़ी का सेवन नहीं करता हूँ, नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अस्थमा हो गया है। हो सकता है कि आप सेकेंडरी स्मोकर हो। सेकेंडरी स्मोकर का मतलब ये होता है कि आपके पड़ोस का व्यक्ति डेली आपके यहाँ आके सिगरेट या बीड़ी पीता है, या फिर आप उसके यहाँ जाके बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे वो धुआं छोड़ेगा, वो धुआं आपके लंग्स के अंदर जाएगा और आपके फेफड़े अगर कमजोर हैं, सेंसिटिव हैं, तो आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और आप अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप उसके बगल में बिल्कुल खड़े मत होइए। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए कि उससे दूरी बनी रहे, उसका जो धुआं छोड़ा गया है वो आप तक न आ पाए। स्पेसिफिक किसी पेड़ के पास में जाएंगे, किसी प्रकार के डस्ट माइट अगर उनको वहां पर देखने को मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनको ये समस्या तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ठंडी हवा या ठंडा पानी, बहुत लोग आपने देखे होंगे जिनको ठंडा पानी पीने से परहेज करते हैं। ऐसे लोग इसलिए परहेज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैंने जैसे ही ठंडा पानी पिया या फ्रिज का पानी पिया या ठंडी हवा में मैं जैसे ही जाऊंगा, एसी की हवा में जैसे ही बैठूंगा तो मुझे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए वो हमेशा अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट हेयर्स, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी होना। अब आपने कहा कि स्ट्रेस और एंजाइटी का क्या रिलेशन है, आगे हम समझेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे इसे ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा कोल्ड या फिर इन्फेक्शन होना, कई लोगों में आपने देखा होगा बार बार उनको इन्फेक्शन होता है या फिर उनको जुकाम खांसी होता है, ऐसे लोगों में भी दिक्कत होती है। और आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको एलर्जी होती है, उनको आगे चल के एलर्जिक अस्थमा में ये कन्वर्ट होता है। स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग भी कई मरीजों में दिक्कत करती है। कई बार जेनेटिक भी होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है, अगर किसी की माता जी को अस्थमा रहा है तो बच्चों को आ सकता है, पिता को अस्थमा है तो बच्चों को आ सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात करें कि सिम्टम्स क्या मिलेंगे, अचानक से आप कैसे पहचानेंगे कि सिम्टम क्या है, उसके बाद हम इसका इलाज प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए ये समझेंगे और कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये भी समझेंगे। सबसे पहला लक्षण सांस फूलना, स्पेशली रात या सुबह के समय। कई लोगों में आपने देखा होगा रात के 2 बजे सांस फूलती है, या फिर जैसे जैसे वो 4-5 बजे का समय आएगा उनको सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, सीने में जकड़न महसूस होती है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि सीने में जकड़न हो रही है और सुबह के समय या फिर रात के समय सांस फूल रही है, इसके साथ में सीटी जैसी आवाज आती है और बार बार खांसी आ रही है, तो ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं। थोड़ी भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, यानी कि जरा से आपने चला फिरा तो ये दिक्कत बढ़ जाती है। ये सिंपल सा सिम्टम्स होता है अस्थमा का। इमरजेंसी साइन क्या है, बोलने में भी सांस फूल रही हो, यानी आप बात नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा होंठ नीले पड़ रहे हो, ऐसे कंडीशन अगर आपके साथ हो रही है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए। इमरजेंसी केयर में जरूर आपको एंट्री करना चाहिए। होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप इसे तुरंत कंट्रोल कर पाएंगे या रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहला, भाप लेना स्टार्ट करिए, स्टीम थेरेपी करिए। कैसे करें, गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 से 2 बूंद इक्लिप्टस ऑयल डालिए। इक्लिप्टस ऑयल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, और 5 से 10 मिनट इसे इनहेल करें। आपने अपने गांव में देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते थे, सफेदा जिसे बोलते थे हमारे गांव में। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया है। कई बार देखा होगा कि जो हमारे दादा परदादा थे उनको जब जुकाम काशी होता था तो उसका पत्ता तोड़ते थे और उसको सूंघ लेते थे। वही इक्लिप्टस है, उसका तेल निकाला जाता है और जब वो तेल निकलता है तो ये काफी ज्यादा हमें फायदा करता है। इक्लिप्टस एयरवेज को खोलने में मदद करता है और म्यूकस को कम करने में काफी ज्यादा तेजी से काम करता है। इसलिए इक्लिप्टस ऑयल गुनगुने पानी में डाल के 2 से 3 बूंद इसकी भाप लेना आप स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा। दूसरा तरीका, अदरक और काली मिर्च की चाय। अदरक और काली मिर्च की चाय
कैसे बनाना चाहिए। बहुत फायदा करती है अगर आप अदरक और 2 से 3 काली मिर्च उबाल कर इसकी चाय बना लें और इसे तुरंत अगर हल्का गुनगुना अगर आप ले लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। सांस लेने में जो कठिनाई हो रही है उसे कम करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। इसे भी आप ले सकते हैं तुरंत। तीसरा तरीका हल्दी और शहद का। हल्दी और शहद का कॉम्बो अगर आप तुरंत लेते हैं, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी, दिन में 2 बार इसका सेवन करिए आप, और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और एलर्जी रिएक्शन को कम करता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर कोई बार बार इन्फेक्शन आपको होता है तो उसे कम करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो बलगम जम गया है उसे भी कम करने में मदद करता है। 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप सभी के साथ में साझा करूंगा, जिसमें से सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। कब देना चाहिए मरीज को? रात में अस्थमा बढ़ता हो, बेचैनी घबराहट मरीज को होती हो, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती हो, ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 5 बूंद दिन में 1 बार लेना चाहिए या फिर शाम के समय लेना चाहिए। दूसरा मेडिसिन इपिकोकोना 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देना चाहिए। जब बहुत ज्यादा कफ जम रहा हो, छाती में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि जकड़न महसूस हो रही हो, सांस लेते समय बहुत ज्यादा सफोकेशन महसूस होता हो, खांसी के साथ उल्टी जैसा फील होता हो, यानी उल्टी आ ही जाएगी, ऐसी कंडीशन में इपिकोकोना बहुत अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। तीसरा मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा। जब वो मरीज को ड्राई अस्थमा हो, यानी बलगम बिल्कुल नहीं आता हो, सीटी जैसी आवाज आती हो और ऐसा लगे जैसे गला सूख सा गया हो, ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को दे सकते हैं। क्यू पोटेंसी में अगर आपको मिलता है स्पॉन्जिया टोस्टा तो 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम को मरीज को दिया जा सकता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, मेडिसिन अपना अलग काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमने लाइफस्टाइल को सही से समझ लिया, सही तरीके से बैलेंस कर लिया, तो आप अस्थमा की समस्या को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हो, यानी हमेशा के लिए से बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहला, डस्ट से बचें, घर साफ रखें, नमी नहीं हो। दूसरा, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, गर्म पानी पिएं, हल्का गुनगुना करके पानी पिया करें। स्मोकिंग तुरंत बंद करें अगर स्मोकिंग करते हैं, या अगर आप सेकेंडरी स्मोकर्स हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो स्मोकिंग करते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपको सांस की कीमत सिखा देती है। जब तक सांस आसान है तब तक उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब सांस रुकने लगे तो जिंदगी रुक जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा ट्रीटमेंट लिखिए, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे अस्थमा को प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी अस्थमा है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की जान बचा सकती है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ मस्त मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।